हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, कल हमने अपना यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ा था। लेटराइट मृदा के कणों के आकार पर लेटराइट मिट्टियों को 3 भागों में बांटा गया: भूजलीय लेटराइट, गहरी लाल लेटराइट और श्वेत लेटराइट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। गहरी लाल लेटराइट में लौह ऑक्साइड पोटास की बहुलता होती है और इसकी उर्वरता क्या होती है, कम होती है। लेकिन निचले भाग में क्या होता है, कुछ खेती की जाती है। फिर सफ़ेद लेटराइट की उर्वरता क्या होती है, सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। भूमिगत जलीय लेटराइट मृदा तुलनात्मक रूप से क्या होती है, अत्यंत उपजाऊ होती है, क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं। लेटराइट मृदा का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? लोहे के ऑक्साइड के। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लोहे और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है, जबकि इनमें नाइट्रोजन, चूना एवं जैविक पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। फिर इस मृदा में क्या होता है, हुमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान और वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण क्षारीय तत्व व हुमस जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं। ये प्राय कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू आदि की कृषि की जाती है। यह मृदा चाय एवं इलायची की खेती के लिए क्या होती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है। फिर है कहाँ पे की जाती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक क्या होती है, उपयोगी होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय, कॉफी उगाई जाती है। इस मृदा का विकास मुख्य रूप से कहाँ पे? प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में हुआ है, जो मुख्य तौर पर सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्य तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, असम एवं मेघालय की पहाड़ियों के क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर आती है हमारी शुष्क मृदा। शुष्क मृदा में क्या होता है? शुष्क मृदाओं का रंग कैसा होता है? लाल और किशमिशी प्रकार का होता है और ये सामान्यतः संरचना में बलुई और प्रकृति में कैसी लवणीय होती है। फिर कुछ क्षेत्रों की मृदाओं नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और हुमस की मात्रा कम होती है। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में होता है तथा नीचे की ओर चूने की मात्रा में वृद्धि होने के कारण निचले संतरों में कंकड़ों की परत पाई जाती है। फिर मृदा की तली संतर में कंकड़ों की परत बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है और इसीलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए पर्याप्त नमी हमेशा बनी रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति और वाले पश्चिमी राजस्थान में विकसित हुई है। ये मृदाएं अनुर्वर मतलब उपजाऊ और क्योंकि इनमें हुमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा कौन सी होती है? मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा होता है, जो सामान्यतः नाइट्रोजन की कमी एवं कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा में पाई जाती है। फिर इन मृदाओं में नाइट्रोजन, हुमस और नमी की मात्रा काफ़ी कम होती है। मृदा के नीचे मृदा के सतह के नीचे क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। जिसका कारण क्या होता है? मृदा में जल अंतः संवेदन अवरुद्ध हो जाता है। फिर इस मृदा को अच्छे तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। इन मिट्टियों का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा और दक्षिण पंजाब में है। फिर वन मृदाओं में ये मिट्टियाँ 3000 मीटर से 3100 मीटर के बीच हिमालय में शंकुधारी वन क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर इनके कुछ जमाव सह्याद्री, पूर्वी घाट, तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में भी देखे जाते हैं और यहाँ धरातल पर पेड़ पौधों की पत्तियाँ आदि से ढका होता है यहाँ का धरातल। और इनके गलने सड़ने से ऊपरी भाग में क्या होता है? मिट्टी का रंग काला हो जाता है जब ये गलते हैं, तो जो नीचे की ओर धूसर भूरा या धूसर लाल में परिणत हो जाता है। ये मिट्टियाँ पौधे के लिए पोषकों से संपन्न होती है, परंतु इनमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है।
इनमें अम्लीय दशा में पाटजोल से लेकर कम अम्लीय यानी निरपेक्ष दशा में भूरी मिट्टी के बीच परिवर्तन देखा जाता है। फसल कौन कौन सी उगाते हैं इसमें? इस चाय कहवा मसालों के अतिरिक्त और क्या होता है? गेहूँ, चावल, मक्का, जौ आदि का उत्पादन किया जाता है। फिर आती है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा को कितने भागों में? 2 भागों में, पोडजोल और उच्च स्थानीय है। फिर है पर्वतीय मृदा जटिल होती है, इनमें अत्यधिक विविधता मिलती है। ये नदी द्रोणियों और निम्न ढलानों तथा जलोढ़ मृदा के रूप में पाई जाती है। ऊंचे भागों पर अपरिपक्व मृदा या पथरीली मृदा के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। पर्वतीय भागों में भू आकृति, भूवैज्ञानिक, वनस्पतिक एवं जलवायु दशाओं की विविधता एवं जटिलता के कारण यहाँ एक ही तरह की मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है और ये जीवाश्म अधिकतर अपघटित होते हैं, मतलब ज़्यादा बिखरे हुए या टूटे हुए नहीं होते। फलस्वरूप हुमिक अम्ल का निर्माण होता है और मिट्टी अम्लीय हो जाती है। किसका निर्माण होता है? हुमिक अम्ल का। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वर शक्ति भी क्या होती है? कम होती है। फिर खड़े ढाल वाले उच्च अवच प्रदेश मृदाविहीन होते हैं। इस मृदा के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे चावल नदी घाटियों में, फलों के बाग ढलानों पर और आलू लगभग सभी क्षेत्रों में पैदा किए जाते हैं। फिर ढालों पर स्थित होने के कारण यह मिट्टी बागानी फसलों एवं फलों की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। भारत में चाय, कहवा, मसाले और फलों की कृषि इसी मृदा में की जाती है। फिर आता लवणीय मृदा। ऐसी मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये क्या होती है? अनुर्वर होती है तथा इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। अनुर्वर मतलब अनुपजाऊ। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब आबोहवा के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। इनकी संरचना बलुई से लेकर दोमट तक होती है, जिनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। ये मृदा शुष्क एवं अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। फिर कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टाई प्रदेश में समुद्र जल के भर जाने से इन मृदाओं के विकसित होने का बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक ऊंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही है। शुष्क जलवायु दशा में अत्यधिक सिंचाई को केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम क्या होता है कि नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जम जाता है। केशिका क्रिया के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण धरातल पर एक सफेद परत के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। भारत में सर्वाधिक लवण प्रभावी क्षेत्र कौन सा है? गुजरात में है। लवण प्रभावी को मृदा को लवणीय, क्षारीय एवं तटीय लवणीय में बांटा गया है। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा वाले राज्यों का अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। सबसे पहले ज़्यादा गुजरात में, फिर हरियाणा और फिर यूपी में। मृदा का लवणीकरण मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर मृदा के लवणीकरण होने के कारण मृदाएं अपारगम्य हो जाती है और मृदा में लवणता की मात्रा को ज्ञात करने के लिए विद्युत चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। किसका? विद्युत चालकता मापी का। फिर इस प्रकार के क्षेत्रों में, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, लवणता की समस्या से निपटने के लिए चूना या जिप्सम के प्रयोग और लवण रोधी फसलों जैसे बरसीम, चावल, गन्ना की खेती करने की सलाह दी जाती है। और मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब आबोहवा के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती चली जाती है। फिर लवणीय और क्षारीय मृदा स्थानीय नाम रेय, कल्लर, रकार, ऊसर, कार्ल और
चौपेन। पीठ में मृदाएं, अब आती है पीठ में मृदाएं कौन सी होती हैं? नदी डेल्टा वाले क्षेत्रों में जल भराव वाले क्षेत्रों की मिट्टी को पीठ मृदा कहा जाता है। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्राप्त होते हैं। फिर है यह मृदा काली भारी और अम्लीय होती है जिसमें लवण और जैव पदार्थों की अधिकता परंतु फास्फेट और पोटास की कमी देखी जाती है। ये धान की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। यह मृदा मुख्यतः केरल राज्य में कांपे कोट्टयम जनपद के पश्चिमी भाग और अलपुझा जनपद के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? 40 से 50% तक होती है और ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े काले रंग की होती है। ये मृदा कई स्थानों पर क्षारीय भी होती है और दलदली मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में और उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। फिर अम्लीय और क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा की उत्पत्ति अधिक वर्षा वाले स्थानों में होती है। इस मृदा में कच्चे जीवांश की अधिकता होती है जिसके सड़ने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। जब मृदा में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय। और चूने के प्रयोग द्वारा अम्लीय मृदा के कणों से हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाते हैं। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना बताया था? मान 7 से कम। फिर चाय के बागानों के लिए गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मृदा की आवश्यकता होती है। चाय के लिए जल निकासी की पर्याप्त सुविधा होने के कारण इन बागानों को पर्याप्त पर्वतीय ढालों पर लगाया जाता है। क्षारीय मृदा की उत्पत्ति कम वर्षा वाले स्थानों पर होती है। कम वर्षा वाले स्थानों पर क्षारीय लवण घुलकर पानी के साथ नष्ट नहीं होते बल्कि ऊपर सतह पर एकत्रित हो जाते हैं और जब मृदा में OH आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो मृदा क्षारीय या ऊसर बन जाती है। फिर चूने के प्रयोग से क्षारीय मृदा से सोडियम आयन बाहर आते हैं। क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय मृदा राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब एवं महाराष्ट्र राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इन अनुपजाऊ क्षेत्रों को रेह, कल्लर, ऊसर, रकार, धुर, कर्ल एवं चौपेन आदि नामों से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी वाले राज्यों का घटता क्रम उत्तर प्रदेश में, फिर गुजरात, फिर हरियाणा एवं पंजाब। उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। और लवणीय मृदा का क्या था? घटता क्रम गुजरात, हरियाणा और यूपी। फिर अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मृदा फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। मृदा की समस्याएं। देश में मिट्टी निम्न समस्याओं के दौर से गुजर रही है। मृदा अपरदन, जल जमाव के कारण, अम्लीयता, लवणीयता और क्षारीयता के कारण, फिर बंजर भूमि की समस्या, मरुस्थलीकरण और फिर मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण। फिर मृदा अपरदन क्या होता है? ये कैसे होता है? फिर मृदा क्षेत्र में वनस्पति के अभाव के कारण कृत्रिम एवं प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का खंडित होना या टूट कर गिरना क्या कहलाता है? और पानी द्वारा बह जाना मृदा का अपरदन कहलाता है। फिर यह प्राकृतिक कारकों जैसे जल, पवन, हिमानी और जल की लहरों द्वारा भी घटित होता है। इस प्रकार मृदा के ऊपरी परत के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन कहा जाता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। फिर मृदा अपरदन एक क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है किंतु अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के कारण विशेष रूप से तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ढीली व हल्की परतें होने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया तीव्र होती जाती है। जल और वनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं और मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती है और सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। फिर गुरुत्व बल के कारण पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर
धीरे धीरे आ जाती है और जिसके कारण मृदा सर्पण कहते हैं, और यह भूस्खलन द्वारा तीव्र गति से नीचे की ओर आ सकती है। कई बार प्राकृतिक और मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर मृदा अपरदन की भयावहता एवं उसके फैलाव को कई भौतिक एवं सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। प्रमुख भौतिक कारक कौन सा? वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मृदा की अपनी कटाव क्षमता और आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता, जो बार बार वर्ष में बाढ़ आते हैं उसके कारण, और ढलान की लंबाई और तीव्रता। फिर प्रमुख सामाजिक कारक है वनों की कटाई, अति चराई, मतलब फिर भूमि का उपयोग की प्रकृति और खेती करने की विधियाँ। खेती को अलग अलग प्रकार से की जाती है। अति चराई मतलब ज़्यादा चरा लिया जाए उसमें पशुओं को। फिर है मृदा अपरदन भारत की क्या सार्वभौमिक समस्या है। मृदा अपरदन मुख्यतः वनस्पतिहीन एवं ढालू क्षेत्रों में अधिक होती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपरदन का कारक जल है, और शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में इसका कारक क्या है? वायु है। मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों का ही नहीं बल्कि मानवीय क्रियाकलापों का ही परिणाम होता है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफी हद तक क्या होती है? उत्तरदायी होती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। जंगलों को काट के वहाँ पे घर बना लिए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ लगा ली जाती है, तो इस कारण से भी क्या होता है? मिट्टी का अपरदन होता है। ये यहाँ पे दे रखा मानव बस्तियाँ, कृषि, पशु चारा, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन एवं अन्य प्राकृतिक वनस्पति नष्ट कर दी जाती है, और शुष्क व पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या अति गंभीर है, जिसका मुख्य कारण वनों का कटाव और कृषि के अवैज्ञानिक तरीके हैं। वन उन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधे की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती है। पत्तियां और टहनियाँ गिराकर वे मृदा में हुमस की मात्रा में वृद्धि करती है। भारत के जिन क्षेत्रों में वनोन्मूलन और वनस्पतियों का विनाश किया गया है, वहाँ मृदा अपरदन अत्यधिक तीव्र है। फसल चक्र, फसलों को बदल बदल कर बोने से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, और साथ ही यह कीट नियंत्रण में भी मदद करता है। फिर भूमि अपरदन के गंभीर एवं अत्यंत स्पष्ट रूप खड्डे, अवनालिकाएं और भूस्खलन है। वर्षा तथा पवन द्वारा किया गया अपरदन यद्यपि स्पष्ट रूप से बहुत कम दिखाई देते हैं, परंतु ये भी इतने गंभीर है कि क्योंकि उनके द्वारा भारी मात्रा में मृदा की बहुमूल्य ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। फिर खड्डों और अवनालिकाओं को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। यमुना चंबल गुजरात खड्ड क्षेत्र, और पंजाब शिवालिक गिरिपाद क्षेत्र, फिर छोटा नागपुर क्षेत्र। उदाहरण दे रखे हैं ये खड्ड अपरदन के। महानदी की घाटी, ऊपरी सोन घाटी, ऊपरी नर्मदा तापी की घाटियाँ, फिर शिवालिक पश्चिमी हिमालय के गिरिपाद वाली भाबर भूमि, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा खादर की सीमांत क्षेत्र। खड्ड और अवनालिका अपरदन से सबसे कम प्रभावित क्षेत्रों में गोदावरी के दक्षिण में पूर्व दक्कन क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान कच्छ और पश्चिमी राजस्थान आते हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। फिर मृदा अपरदन के कारक पवन, जल और समुद्री लहरें, जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है। पवन द्वारा मैदान और पवन अपरदन में क्या होता है कि मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने के प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। और पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में तापक्रम ऊंचा रहता है, वायु का वेग अधिक होता है, मृदा शुष्क व मोटे कणों वाली होती है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है, वहाँ पर वानस्पतिक आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए ऐसे क्षेत्र में मृदा अपरदन अधिक होता है। फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पवन अपरदन की समस्या है। देश का कितना 17.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पवन अपरदन के कारण बंजर हो रहा है।
जल अपर्दन में क्या है कि जल द्वारा अपर्दन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपर्दन हानिकारक होता है। जब वर्षा का जल भूमि पर प्रहार करता है तब मृदा के कण ढीले होकर अपने स्थान से छिटकर जल के प्रवाह के साथ बह जाते हैं और जल अपर्दन की प्रक्रिया मृदा के प्रकार, भूमि के ढाल, वनस्पतिक वर्षा की प्रचंडता तथा अवधि पर निर्भर करती है। भारत में जल मृदा अपर्दन सर्वाधिक क्या है, प्रभावशाली है। जलीय अपर्दन के ये दे रखे हैं। पहले चरण में बूंद अपर्दन, द्वितीय में परत अपर्दन, तृतीय में रील अपर्दन और चतुर्थ में क्या है, अवनालिका अपर्दन। बूंद अपर्दन में क्या होता है, जब असंगठित मृदा के कणों पर वर्षा की बूंदें पड़ती है तो उनके प्रहार से होने वाले अपर्दन को बूंद अपर्दन कहते हैं। फिर परत अपर्दन में क्या होता है, मृदा की ऊपरी परत के अनाच्छादन को परत अपर्दन कहते हैं। यह समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्रों को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है और इसे क्या कहते हैं, परत अपर्दन भी कहा जाता है। रील अपर्दन में क्या होता है, जब मूसलाधार वर्षा के कारण मृदा की कमजोर परत का अपर्दन हो जाता है और तो वर्षा की बूंदें मृदा की अपेक्षाकृत कठोर परत में पतली पतली नालियां बनाने लगती है, जिसे रील अपर्दन कहा जाता है। फिर आता है अवनालिका अपर्दन। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है तो उसको बोलते हैं अवनालिकाएं अपर्दन। फिर यदि जल के बहाव के बाद अपर्दन के दौरान अवनालिकाओं का निर्माण होता है तो इसे क्या बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन। इसको क्या बोलते थे, अवनालिकाएं बोलते थे इसको। और जब यदि जल के बहाव के पश्चात अपर्दन के दौरान अवनालिकाओं का निर्माण होता है तो इसको बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। भारत में खड्डों और अवनालिकाओं द्वारा हुए मृदा के अपर्दन में कितना 36.7 लाख हेक्टेयर भूमि को नुकसान हुआ है। अवनालिका अपर्दन का निर्माण विस्तृत और देर तक चलने वाले क्षुद्र सरिता अपर्दन के उपरांत होता है। यह मृदा की सबसे द्रुत और क्षति पहुंचाने वाली स्थिति है जो मृदा को कृषि कार्य के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त बनाती है। फिर जिस प्रदेश में अवनालिका और बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि कहा जाता है। भारत में मृदा अपर्दन मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चंबल घाटी क्षेत्र में खड्डों या उत्खात भूमि का निर्माण अवनालिका अपर्दन के कारण हुआ है। राजस्थान, यूपी में भी इसके विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं। वर्षा की गहरी अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती। देश की लगभग कितनी 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। इसको कैसे अपर्दन को नियंत्रित किया जा सकता है, अवनालिका अपर्दन को, कि इसमें गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। अंगुल्याकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है कि इसमें जल की अपर्दनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए प्रतिरोधी बांध भी बनाए की एक श्रृंखला बनाई जा सकती है। फिर जल अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र यमुना व चंबल नदी की घाटी, शिवालिक एवं हिमालय पर्वत, मुख्यतः मध्य पूर्वी भाग शिवालिक और हिमालय का, फिर उत्तरी पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश का ब्रज भूमि क्षेत्र, और फिर पश्चिम घाट का पर्वतीय क्षेत्र, तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र। फिर मृदा अपर्दन के कारण ये दे रखे हैं। चंबल और यमुना नदियों द्वारा निर्मित उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिणी
ढाल, लघु और वृहत हिमालय इसमें शामिल है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, छोटा नागपुर पठार, ये वैसे बता रखे जो मतलब अपर्दन होता है। फिर उसको रोकने के उपाय बता रखे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम अपनी अगली क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मृदा अपरदन के रोकने के उपाय। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।